बदलते संबंध। जब मैंने ये लेख लिखना शुरू किया तो मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आजकल आप हर रिश्ते की बुराइयों के बारे में ही क्यों लिखते रहते हैं। मुझे हैरान होकर कहना पड़ा कि क्या आजकल अच्छे रिश्ते निभाने वाले भी हैं। उसने जवाब दिया कि बाकी रिश्तों के बारे में तो मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता, परंतु माँ और बच्चों के रिश्ते में तो कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती। मैंने कहा कि ये बात तो तुमने लाख टके की कही है। मां सुनने में एक छोटा सा अक्षर है, पर इसमें शायद समुद्र से भी ज्यादा गहराई है। दुनिया में जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे करीब अपनी मां को ही पाता है। मां भी हर कठिनाई को खुशी खुशी झेल कर बच्चे को पालती है। मां और बेटे के रिश्ते से नजदीक शायद कोई और रिश्ता होता भी नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक मां ही ऐसी है जो अपनी कोख में बच्चे के आते ही उससे प्यार करना शुरू कर देती है। बच्चे के जन्म से पहले ही वो हर समय उसकी जरूरत के मुताबिक उठना बैठना व खाना पीना आदि सब कुछ बदल लेती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो मां उसे एक एक दिन बड़ा होते देख खुशी से फूली नहीं समाती। हर मां का अपने बच्चे से जुड़ा एक सपना होता है, उसके बड़े होने का सपना, उसकी शादी का सपना, अच्छा इंसान बनने का और उसके बाद उसके सुखमय परिवार का सपना। बच्चा चाहे फिर बेटा हो या बेटी, मां अपनी सारी खुशियों का गला घोंट कर बच्चों के लिए सुख साधन मुहैया करवाती है और समाज में बच्चों को इज्जत की जिंदगी जीने के काबिल बनाती है। लेकिन जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत महसूस होती है तो बच्चे इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि पैसे कमाने की दौड़ में अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। पर माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो तो हंसते हंसते सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। हर माँ का वात्सल्य अपने बच्चे के लिए भरपूर होता है। लेकिन आज सामाजिक मानसिकता के चलते बेटे का पालन पोषण और उससे जुड़े मां के सपने ज्यादा अहमियत रखते हैं। बेटे की शादी के बाद मां का नया रूप सामने आता है। वो है उसका सास का रूप, जिसमें बेटे को मां और पत्नी के बीच सामंजस्य बनाकर चलना होता है। उस पर हक जताने वाले भी अधिक हो जाते हैं। हर माँ बेटे की शादी से पहले सोचती है कि बहू के आ जाने से उसके जीवन में आराम ही आराम होगा। बहू उसकी खूब सेवा करेगी, घर के काम काज से छुट्टी लेकर अपना सारा समय अपनी मर्जी के मुताबिक बिता सकेगी। लेकिन बदलते हालात ने बहू को बेटे की तरह घर से बाहर जाकर पैसा कमाने को मजबूर कर दिया है। ये सब देखकर मां के सपने चूर चूर होने लगते हैं। बहू का रोज सुबह सज संवर कर दफ्तर जाना और शाम को उसका थका मांदा सा चेहरा देखकर मां का परेशान होना स्वाभाविक ही है। एक और तो मां ने बहू से सेवा करवाने के सपने संजोए हुए थे और अब सब कुछ उससे उल्टा हो रहा है। इन बदले हुए हालात ने क्या मां के रूप को सचमुच बदल दिया है? क्या जीवन की इस दौड़ ने मां और बच्चों के दिलों में फर्क पैदा कर दिया है? कल तक जो मां बच्चों के लिए खुशी खुशी सब कुछ करने को तैयार रहती थी, आज उसके दिल की उमंगें, उसके दिल के अरमान टूटते हुए दिखाई देते हैं। मां तो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसको जीवन में कामयाब बनाती है, और वही बेटा बड़ा होकर मां की जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। उस मां का बुढ़ापा उसे एक बोझ सा लगने लगता है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि इन सब गंभीर बातों की जड़ किसको माना जाए, आत्मसम्मान को या बदलते वक्त के रंग को? परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपने आप को अधिक काबिल समझना ही शायद सब झगड़ों की जड़ है। हमारे समाज में मां को किसी देवी से कम सम्मान नहीं दिया गया। अगर मां की इस छवि को बरकरार रखना है तो मां को भी अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाने की जरूरत है। मां को केवल अपना निजी स्वार्थ न देखकर थोड़े और त्याग की भावना को उजागर करना पड़ेगा। घर में बच्चों की हल्की फुल्की नोक झोंक को आगे बढ़ाने के बजाय प्यार से सुलझाने में ही मां का बड़प्पन है। मां अगर खुशी से बेटे की शादी करके बहू को बेटी बनाकर घर लाती है तो बहू को
सिर्फ उसके कर्तव्य समझाने के साथ साथ उसके अधिकारों का हक देना भी नहीं भूलना चाहिए। जॉली अंकल का ऐसा विश्वास है कि हर व्यक्ति को इतना याद रखना चाहिए कि अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। इसलिए बदलते संबंधों में यदि अपने कर्मों का थोड़ा सा तालमेल बैठा लिया जाए तो कोई भी घर स्वर्ग बन सकता है। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। जय बोलो बेईमान की। एक बार गप्पू अपने मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने गया। फिल्म में हीरो हीरोइन पति पत्नी की तरह झगड़ने लगे। गप्पू जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा, ये दोनों बेईमान तो सरासर आपकी नकल कर रहे हैं। गप्पू के पापा ने कहा, बेटा वे बेईमान नहीं है, वे बेचारे तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें ये सब कुछ करने के पैसे मिलते हैं। गप्पू ने कहा, अगर ये बेईमान नहीं है तो फिर असली बेईमान कौन होता है? उसके पापा ने उसे बताना शुरू किया कि बेईमान नामक जंतु तकरीबन दुनिया के सब भागों में देखने को मिल जाता है। हमारे देश के तकरीबन हर प्रदेश में यह काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी भी जीव जंतु को अच्छे वातावरण के साथ जहां अच्छा खाने पीने को मिलता है तो वो स्थान इनका सबसे प्रिय हो जाता है। इसीलिए शायद भारत देश इनका सबसे प्रिय ठिकाना बन गया है। यहां के अधिकतर भोले भाले लोग आज भी सामने वाले की जुबान पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। इसी कमजोरी का फायदा बेईमान नामक जंतु को सबसे अधिक मिलता है। आजकल ये प्रजाति हमारे देश के बड़े शहरों में बड़ी मात्रा में पाई जाने लगी है। हालांकि हमारे यहां बहुत से प्रदेश हैं जिनका वातावरण, खान पान, रहन सहन सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है। इसी कारण इन लोगों का रंग ढंग तो कई बार दिखने में अलग हो सकता है, लेकिन बुनियादी गुण सब में एक जैसे ही होते हैं। इन सब का उद्देश्य सीधे सादे लोगों को अपनी लच्छेदार बातों में उलझाकर अपनी ओर आकर्षित करना होता है। भारत में इनके कामयाब होने का एक मुख्य कारण मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है। हमारे यहां जनसंख्या अधिक होने के कारण हर चीज की मांग तो बहुत है, परंतु सरकार के सदियों पुराने काम करने के ढंग और उल्टे सीधे कानूनों की वजह से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। हर सरकारी काम में जरूरत से अधिक समय लगना इनके काम को और भी आसान बना देता है। महीनों का काम कुछ दिनों और घंटों में करवाने का झांसा देकर ये अपने शिकार को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। आपको अपने बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला कराने की दिक्कत हो, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनवाना हो, गैस का कनेक्शन लेना हो या घर की कोई भी समस्या हो, ऐसे लोगों के पास इस प्रकार के काम करवाने के लिए अलादीन का चिराग हमेशा तैयार रहता है। ये जंतु बाकी सब जगह के साथ साथ नेताओं के आसपास, सरकारी दफ्तरों एवं कोर्ट कचहरी के बाहर सुबह से ही कई किस्मों में मिल जाते हैं। अपने शिकार को ये काफी दूर से ही भांप लेते हैं और मिलते ही इस प्रकार से आपका स्वागत करेंगे कि इस दुनिया में इनसे सगा तो आपका कोई और है ही नहीं। आपकी पूरी बात सुने बिना ही उसके सैकड़ों हल आपके सामने रख देते हैं। ऐसे में इनका शिकार भी अपना हाथ रोके बिना अपनी जेब का मुंह इनके लिए खोल देता है। ऐसे लोग आम जनता को तो बेवकूफ बनाते ही हैं। चार्ल्स शोभराज, नटवरलाल जैसे बेईमान भारत की सबसे बड़ी जेल के अधिकारियों को भी कई बार चूना लगाने के कई करिश्मे दिखा चुके हैं। आम आदमी के लिए इनको पहचानना बहुत कठिन काम है। ये हर रंग रूप में हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। कभी किसी कंपनी के एजेंट, कभी राजनेता अभिनेता के नजदीकी रिश्तेदार बनकर, और अब तो इन बेईमानों की कई किस्में साधु संतों और ज्योतिषियों के रूप में भी देखने को मिलती हैं। ये लोग अपने एक आशीर्वाद और कुछ साधारण से पत्थर सोने के भाव बेचकर आपको जन्म जन्म के लिए कष्टों से मुक्त करवाने का दम भरते हैं, चाहे उनका अपना जीवन नाटकीय ढंग से ही बीत रहा हो। बेईमान जाति के ये जंतु सचमुच बहुत होशियार नस्ल के होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
ये हमारे आत्मविश्वास की कमी, अंधविश्वास और किसी काम को खुद न करने की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए हमें बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हम लोग घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी एवज में हम अपनी कमाई का एक छोटा भाग निकालकर इन बेईमानों का घर भर देते हैं। अब जब तक हम खुद अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ऐसे बेईमानों की जय जयकार तो होती ही रहेगी और जॉली अंकल कहते रहेंगे, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। दुनिया बदलने की शुरुआत हमें उस चेहरे से करनी चाहिए जो हमें आईने में नजर आता है। सांझा चूल्हा। एक सज्जन अपने परिवार के साथ दिल्ली से पंजाब की ओर जा रहे थे। कुछ देर सफर करने के बाद सभी को सुस्ती सताने लगी। उन्होंने फिर से सभी को चुस्त करने के लिए मजाक करना शुरू किया कि आजकल शादी के समय तो पत्नी सबके सामने कहती है कि आप मेरे प्राणनाथ हो और मैं आपके चरणों की दासी, परंतु शादी के बाद जैसे ही कुछ अरसा गुजर जाता है तो फिर हालात ये हो जाते हैं कि पति तो बेचारा चरणदास बनकर रह जाता है और पत्नी उसके प्राणों की प्यासी हो जाती है। अभी सारे लोग इस बात पर हंस ही रहे थे कि उनकी नजर सड़क के किनारे बने एक ढाबे पर पड़ी, जहां तंदूर की गर्मा गर्म रोटी बन रही थी। इन सज्जन को तो बचपन के दिन याद आ गए। उन दिनों घरों में अक्सर लोग अंगीठी और स्टोव जलाकर ही काम किया करते थे। शाम को मोहल्ले के कुछ घर मिलकर एक तंदूर जलाते थे, जिससे सब परिवार मिलकर रोटियां बनाते थे। औरतें और बच्चे शाम से ही इकट्ठे होकर देर रात तक वहीं महफिल लगाए रहते थे। उधर घर के सब बुजुर्ग और मर्द मिलकर कॉलोनी और समाज की समस्याओं पर गौर करते थे। ढाबे पर खाना खाते हुए ये सोचने लगे कि वो समय कितना अच्छा था जब सारा परिवार मिलकर रहता था। आज हर कोई परिवार से अलग होकर जीने लगा है। इन लोगों से कोई पूछे कि अकेले आदमी का जीवन भी कोई जीवन होता है? हर समय एक खालीपन सा खाने को दौड़ता है। वो क्या कमाता है, क्या खाता है, कब आता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहां तक कि अपने सुख दुख को भी किसी से नहीं बांट सकता। परिवार में एक सदस्य के आने से ही पूरी दिनचर्या बदल जाती है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है। कुछ लोग तो घर के छोटे सदस्यों को अच्छे संस्कार देकर एक अच्छा नागरिक बनाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ स्वार्थी लोग सारा जीवन अपने लोभ में ही उलझे रहते हैं। परिवार को एक माला की तरह जोड़कर रखने में सब सदस्यों का अहम किरदार होता है। जहां छोटे सदस्यों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, वहीं घर के बड़े सदस्यों को जरूरत है छोटे बच्चों की हर बात को गौर से सुने। किसी बात को मानना या न मानना एक अलग बात है, लेकिन बिना किसी की बात को सुने उसे डांट कर चुप करा देने से घर के सदस्यों में एक आक्रोश सा पनपने लगता है। अगर प्रेशर कुकर में से भी साथ साथ भाप न निकाली जाए तो उसके फटने का डर बना रहता है। अधिकतर परिवारों में किसी विषय पर खुलकर बात न करने की वजह से ही कलेश पनपते हैं। जहां एक और विज्ञान की तरक्की ने हमारे जीवन को सुखमय बनाया है, वहीं सांझे चूल्हे की विरासत को खत्म करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। युवा पीढ़ी अपने आप में इतनी मस्त है कि उसे जब तक पैसों या किसी चीज की जरूरत न हो, वो घर के दूसरे सदस्यों से बात करना भी जरूरी नहीं समझते। हमारे बच्चे ये भूल गए हैं कि घर का हर सदस्य एक दूसरे का पूरक होता है और संयुक्त परिवार में परेशानियां कम और जीवन अधिक आनंदमयी होता है। अमेरिका दुनिया का सबसे प्रगतिशील और ताकतवर देश होते हुए भी पारिवारिक मूल्यों में भारत से पिछड़ा हुआ है। उनके अपने आंकड़ों के हिसाब से यहां पर लोग औसतन शादीशुदा जिंदगी 8 से 10 साल ही निभा पाते हैं, नतीजतन सबसे अधिक तलाक। अब कुछ अरसे से पश्चिमी देशों के इस प्रकार के ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देने लगे हैं। नई पीढ़ी में सब्र और धैर्य की कमी होती जा रही है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना उनको एक बोझ सा लगता है। मौज मस्ती के नाम पर उन्हें आजादी ज्यादा पसंद है।
आज के समय में ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम लोग ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात और अन्य छोटी छोटी बातों के भेदभाव मिटाकर एक सांझे चूल्हे का निर्माण करने की कोशिश करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। जॉली अंकल ये सोच सोच कर हैरान हैं कि अगर कुछ लोग एक मायखाने में सब भेदभाव मिटाकर अपनी खुशी और गम आपस में बांट सकते हैं, तो सब बुद्धिजीवी मिलकर एक संगठित समाज में सांझे चूल्हे का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। ताकत से मानव को झुका सकते हैं, मन को नहीं। मन को झुकाना है तो प्रेम का प्रयोग करना सीखो। कलाकार। एक बच्चे ने घर आकर अपने पापा को बताया कि उनके स्कूल में एक नाटक की तैयारी चल रही है और उसे एक पति का रोल करने के लिए चुना गया है। बच्चे के पापा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? सारे नाटक में मुझे बोलने के लिए एक भी संवाद नहीं दिया गया। बच्चे ने जवाब दिया। पापा ने उसे समझाया कि तुम इसी तरह अभिनय करते रहो, कुछ समय बाद तुम्हें कोई ना कोई बोलने वाला किरदार भी मिल जाएगा। बच्चे ने कहा कि मुझे भी फिल्म या टीवी में रोल करना है। उसके पापा ने उसे बताया कि आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियां समाचार पत्रों और टीवी में विज्ञापन देकर कलाकारों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती हैं। फिर किसी कलाकार को शहंशाह, बादशाह और किसी को ड्रीम गर्ल की उपाधियों से नवाजा जाता है। जहां युवा वर्ग को इन सबका काम बहुत आसान लगता है, वहीं इन लोगों को नंबर 1 पर बने रहने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों की फिल्में और सीरियल देख देख कर आम आदमी इतना प्रभावित हो चुका है कि समाज में अधिकतर लोग हर बात को बढ़ा चढ़ाकर और सच्चाई से हटकर दिखावे में ही विश्वास करने लगे हैं। इस मामले में हमारे समाज के नेता, बच्चे और औरतें भी कुछ पीछे नहीं हैं। उनकी कलाकारी के आगे तो बड़े से बड़े कलाकार भी फेल हो जाएं। एक बार की बात है कि मुझे किसी जरूरी काम से एक नेताजी के घर जाने का अवसर मिला। अभी जाकर बैठे ही थे कि उनकी किसी रिश्तेदार का फोन आया कि पैर फिसलने से टांग की हड्डी टूट गई है और किसी अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए सिफारिश करने को कह रही थी। नेताजी ने फोन पर इस तरह का दिखावा किया कि जैसे उनका अपना ही पैर टूट गया हो। फोन पर रुआंसे से होकर बोले कि यह खबर सुनकर तो मेरा 1 किलो खून सूख गया है। अभी बात कर ही रहे थे कि दूसरे फोन पर घंटी बज उठी। उस फोन पर किसी रिश्तेदार ने नेताजी को घर में बेटा होने का समाचार दिया। 1 मिनट पहले वाले गंभीर से नेताजी खुश होकर बोले कि यह खबर सुनकर तो मेरा 1 किलो खून बढ़ गया है। इस तरह का अभिनय तो शायद हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी ना कर पाए। कलाकारी दिखाने में तो हमारे घरों के बच्चे और बुजुर्ग भी किसी से कम नहीं है। कोई बच्चा अगर घर में खेलते खेलते गिर जाए तो रोने से पहले वो इधर उधर देखेगा। अगर मम्मी पापा देख रहे हों तो उसका रोना भी जोर से चालू हो जाता है। अगर कोई पास नहीं है तो चुपचाप उठकर फिर से खेलना शुरू कर देता है। यही हाल हमारे बुजुर्गों का भी है। सारा दिन तो आराम से खाना खाकर चुस्कियां ले लेकर टीवी के सारे धारावाहिकों का मजा लेते रहेंगे, लेकिन गलती से कोई उनका हालचाल पूछने आ जाए तो वो 1 मिनट में इतनी दुख तकलीफें गिना देंगे कि पूरी दुनिया में उनसे दुखी और कोई है ही नहीं। ये सब बताते समय उनकी कलाकारी देखने लायक होती है। इनकी कलाकारी देखकर तो अच्छे से अच्छा कलाकार भी चौंक जाए। सरकारी बाबू और अन्य दफ्तरों में काम करने वाले भी छुट्टी लेने के लिए हर प्रकार की कलाकारी दिखाने में माहिर होते हैं। बच्चों और बड़ों का नमूना तो आप ऊपर देख ही चुके हैं। इन लोगों का अभिनय देखकर तो यही लगता है कि फिल्म और टीवी कलाकारों को अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारे दुकानदार भाई, चाहे वो सड़क के किनारे पटरी पर या किसी बड़े शोरूम के मालिक हों, अपनी कलाकारी के बल पर घटिया से घटिया सामान भी ग्राहक को चिपका कर कब उसकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। हम लोग हर समय एक्टिंग के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारी ये आदत मंदिर, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थानों में भी हमारे साथ ही चलती है। आजकल तो कुछ लोग 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर भगवान से 5 लाख की कार मांगने लगते हैं।
कभी गलती से किसी ने चंद रुपयों का दान करना हो या कोई चढ़ावा चढ़ाना हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे दान के चर्चे दूर दूर तक और एक लंबे अरसे तक होने चाहिए। कलाकारी के रंग में हम इतना रंग चुके हैं कि हम लोग समाज के साथ साथ अपने सगे संबंधियों को भी छलने से परहेज नहीं करते। पल पल रंग बदलकर हम लोग न जाने क्यों साबित करना चाहते हैं कि सबसे बड़े कलाकार हम ही हैं। कलाकारी के इतने नमूने देखने के बाद जॉली अंकल तो यही सोच रहे हैं कि ये दुनिया सच्चे झूठे लोगों से कम और कलाकारों से ज्यादा भरी हुई है, जो समय के हिसाब से झूठे या सच्चे इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। कभी भी गलतफहमी के शिकार होकर अच्छे संबंधों को न बिगाड़ें। वसीयत। एक बार एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा, यह परिवार नियोजन क्या होता है? दादा ने उसे डांटते हुए कहा, चल भाग यहां से, मुझे नहीं पता। बच्चे ने जवाब दिया, मुझे पहले से ही मालूम था कि आपको परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम होता तो आज हमारा घर 15 हिस्सों में ना बढ़ता। विज्ञान के इस तेज दौर ने आम आदमी के जीने का रंग ढंग ही बदल दिया है। बड़ों से बढ़कर छोटे बच्चे हर बात के बारे में उनसे अधिक जानने लगे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, चमचमाती तेज दौड़ती कारें जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम कुछ घंटों और मिनटों में होने लगा है। आज एक सफाई कर्मचारी भी अपने मोबाइल फोन से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने घर वालों से बात कर सकता है। हर प्रकार की सुख सुविधाओं के होने के बावजूद हर इंसान पहले से अधिक परेशान और दुखी है। हम अपने मन का चैन और शांति खोते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कल तक जो जमीन जायदाद कुछ हजारों रुपयों की थी, वो आज लाखों और करोड़ों की कीमत में पहुंच गई है। जैसे जैसे इंसान के पास दौलत बढ़ रही है, उसकी मानसिकता या यूं कहें कि दिल छोटा होता जा रहा है। उसका धन दौलत के प्रति लोभ बढ़ता जा रहा है। समाज कल्याण के बारे में सोचना तो दूर, अपने माँ बाप की सेवा करने में भी परेशानी होने लगी है। बुजुर्गों को अपने ही घर के एक कोने में रहने के लिए कई बार पुलिस और अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देश अमेरिका का हर 10वां नागरिक दिमागी तौर से परेशान है, जिनमें से अधिकतर पागलपन की कतार में है। ऐसा ही कुछ हाल यहां पर आत्महत्या करने वालों के ग्राफ का भी है। हम हर अच्छे काम का श्रेय तो खुद लेना चाहते हैं और कुछ भी गलत होने पर सारा दोष भगवान के सिर मढ़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा मन हर अच्छे और बुरे काम का विश्लेषण करके किसी भी गलत काम को करने से पहले हमें चेतावनी देता है। लेकिन हम निषेधात्मक मत को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। आज की तेज दौड़ती जिंदगी में युवा पीढ़ी को धर्म के बारे में बात करना समय की बर्बादी लगता है। हम लोग पुरखों से मिले उच्च संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना तो दूर, खुद भी उन पर अमल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम अपने बच्चों के सुख के लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। लेकिन अगर उनका जीवन सचमुच सुखी बनाना है तो उन्हें चाहे कार लेकर मत दो, परंतु संस्कार देना मत भूलना। यही अच्छे संस्कार उन्हें नेक राह दिखाएंगे और आपके हितों की भी रक्षा हो जाएगी। वरना जिन बच्चों ने बचपन में आपके कपड़े गीले किए थे, वो बुढ़ापे में हर समय आपकी आंखें गीली करते रहेंगे। जमीन जायदाद पैसों के साथ पारिवारिक मूल्यों की पहचान करवानी होगी। उन्हें समझाना होगा कि साफ सुथरे आचरण के साथ जीने के लिए धर्म को सदा याद रखें। अपने स्वभाव में मीठा बोलने की आदत डालें। इससे आप किसी का भी मन जीत सकते हैं। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। जहां तक हो सके निषेधात्मक बातों की ओर ध्यान न देकर केवल अपनी वास्तविक निर्णायक बातों को ही जीवन में उतारें। एक सभ्य नागरिक की तरह कानून की इज्जत करें।
तरक्की की चकाचौंध में लोग चरित्र निर्माण का महत्व बिल्कुल भूल चुके हैं। सुखमय जीवन जीने के लिए जिंदगी में जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, उससे तृप्त और संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप एक दिन भी शांति से नहीं जी सकते। जहां तक हो सके फालतू बातों का बोझ न उठाएं। चरित्र निर्माण से ही जीवन में असली सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। इससे पहले कि हम सब जिंदगी की भागम भाग में भटकते हुए अंधेरी राहों में खो जाएं, हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए उनको धन दौलत, जमीन जायदाद के साथ साथ अपने पुरखों से मिले हुए उच्च संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों की वसीयत भी उनके नाम कर देनी चाहिए। जॉली अंकल तो हर किसी को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि सुख, चैन और शांतिमय जीवन के लिए संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। एक शायर ने तो यहां तक कहा है कि कमा लो जितना कमा सकते हो, धन दौलत हीरे मोती, पर एक बात याद रखना, कभी किसी कफन में जेब नहीं होती।